Hello everyone, welcome to my YouTube channel VV Online Classes. Myself Sanjay Chauhan. Today's lecture Class 10th Mathematics Chapter 5 Arithmetic Progression अर्थात समांतर श्रेणी। नाउ समांतर श्रेणी। समान अंतर से चलने वाली श्रेणियों को समांतर श्रेणी कहते हैं। इसे एपी से प्रदर्शित करते हैं और हम इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि यदि किसी श्रेणी के क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर अगर समान होता है तो वो हमारी समांतर श्रेणी होती है। जैसे 1 2 3 4 5 में 2 और 1 का अंतर 1, 3 और 2 का अंतर 1, 4 और 3 का अंतर 1 और 5 और 4 का अंतर भी 1 है। तो प्रत्येक स्थिति में क्या आ रहा है? अंतर समान आ रहा है। क्रमागत संख्याओं का अंतर क्या आ रहा है? समान आ रहा है। अर्थात हमारी जो ये दी गई श्रेणी है क्या होगी? समांतर श्रेणी होगी। और जो श्रेणी होती है उसकी प्रत्येक संख्या को हम क्या बोलते हैं? पद कहते हैं। जैसे ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पंचम पद और इसी प्रकार से इत्यादि चलता जाएगा। अतः एक समांतर श्रेणी एपी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद को छोड़कर अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। प्रत्येक पद में जो निश्चित संख्या जोड़ी जाती है उसे एपी का सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसे डी से प्रदर्शित किया जाता है। सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य भी हो सकता है। जैसे 1 2 3 4 5 हमारी ये समांतर श्रेणी है। इसमें एक निश्चित संख्या प्रत्येक पद में क्या जोड़ी जा रही है? 1। जैसे 1 में 1 जोड़ने पर 2 प्राप्त होता है, 2 में 1 जोड़ने पर 3, फिर 3 में 1 जोड़ने पर 4, 4 में 1 जोड़ने पर 5। अर्थात निश्चित संख्या क्या जोड़ी जा रही है? प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक संख्या या पद में 1। अर्थात इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर डी इजिकल टू कितना होगा? 1 होगा। इसी प्रकार से 3, 3, 3, 3 में प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या शून्य जोड़ी जा रही है। अतः इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर कितना होगा? शून्य होगा। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल 10, 9, 8, 7, 6, 5। इसमें अगर हम अंतर देखते हैं तो 9 और 10 का अंतर -1, 8 और 9 का अंतर -1, 7 और 8 का अंतर -1, 6 और 7 का अंतर -1, 5 और 6 का अंतर -1। तो प्रत्येक स्थिति में अंतर क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। अर्थात अगर हम इसमें जोड़ने की बात करेंगे तो 10 में अगर हम -1 जोड़ेंगे तो 9, 9 में अगर हम -1 जोड़ेंगे तो 8, 8 में -1 जोड़ने पर 7, 7 में -1 जोड़ने पर 6, 6 में -1 जोड़ने पर 5 प्राप्त होता है। अर्थात प्रत्येक पद में हम यहाँ पे क्या जोड़ रहे हैं? -1 जोड़ रहे हैं। अतः इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर डी कितना होगा? -1 होगा। तो इन 3 एग्जाम्पलों से हमें क्या पता चला कि किसी समांतर श्रेणी का जो सार्वंतर होता है वो हमारा क्या हो सकता है? धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अब प्रत्येक एपी के प्रथम पद को किससे डिनोट किया जाता है? A1, द्वितीय पद को या दूसरे पद को A2, तृतीय या तीसरे पद को A3 और इसी प्रकार से अगर हमें nवां पद दर्शाना है तो उसको क्या बोलते हैं? AN कहते हैं। तो इस प्रकार से हम एपी को क्या लिख पाते हैं? A1, A2, A3, AN और एक्सेट्रा आगे चलता जाता है। यदि किसी एपी में पदों की संख्या फाइनाइट होती है तो उस समांतर श्रेणी को परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। अर्थात इसे इस प्रकार से भी समझा जा सकता है, यदि किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद ज्ञात हो तो उस समांतर श्रेणी को क्या बोलते हैं? परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। इसी प्रकार से यदि किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या परिमित नहीं होती है तो उस समांतर श्रेणी को इनफाइनाइट या अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। अर्थात इस प्रकार की समांतर श्रेणी का अंतिम पद ज्ञात नहीं होता है। यदि एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी ज्ञात हो तो एपी का व्यापक रूप या जनरल फॉर्म क्या होता है? a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड सो ऑन इसी प्रकार से चलता जाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए 5 हो तथा सार्वंतर डी 0.5 हो तो एपी का व्यापक रूप क्या हो जाएगा? a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन।
ए और डी का मान अगर हम इसमें रखते हैं तो हमारे पास ए पी इजिकल टू कितना हो जाएगा 5 धन 0.5 5 धन 2 गुणा के 0.5 5 धन 3 गुणा के 0.5 एंड सो ऑन। तो हमारे पास ए पी का मान कितना आ जाएगा 5 5.5 6.5। अब यदि हमारे पास कोई श्रेणी दी गई है जैसे A1 A2 A3 A4 और हमें पता करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो हमने अभी समांतर श्रेणी की परिभाषा पढ़ी थी कि क्या होना चाहिए कि प्रत्येक क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो वही हमें इसमें जांच करनी पड़ती है कि प्रत्येक क्रमागत जितने पद हमें दिए गए हैं उस समांतर श्रेणी उस श्रेणी के उसके क्रमागत पदों के बीच का अंतर निकालते हैं। जैसे यहाँ पे क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या आ जाएगा A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, और ये तीनों क्या आने चाहिए हमारे इक्वल आने चाहिए। अगर ये हमारे तीनों क्या आ जाते हैं बराबर आ जाते हैं तो हमारी दी गई श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी होती है। और जो ये अंतर होता है यही हमारा क्या कहलाता है, सार्वांतर कहलाता है, और वही किसका मान होता है, हमारा सार्वांतर का मान होता है। हम सामान्यतः सार्वांतर को डी से प्रदर्शित करते हैं और डी का मान मैंने यहाँ पे क्या लिखा है an+1 माइनस an+1 क्या है हमारा n+1वां पद, तथा an क्या है हमारा nवां पद। ये कब सत्य होता है, जब n क्या होना चाहिए ग्रेटर देन एन इक्वल टू 1 होना चाहिए। मतलब n का मान या तो 1 होना चाहिए या 1 से बड़ा होना चाहिए। तो तब हम अगर d निकालना चाहें तो अगर मैं n की जगह पे 1 रखूं तो 1 धन 1 तो क्या हो जाएगा A2 माइनस 1 तो A1। अगर मैं A2 माइनस A1 भी अगर निकाल दूं तो वही पूरी समांतर श्रेणी का क्या होता है, सार्वांतर होता है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक सीरीज दी गई है 1, -1, -3, -5 एंड सो ऑन। हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है, A1 हमें पता है कितना है 1, A2 हमें पता है कितना है -1, A3 हमें पता है कितना है -3, A4 हमें पता है कितना है -5 है। हमें पता करना है कि ये श्रेणी क्या होगी, समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A3। तो A2 माइनस A1 इजिकल टू कितना हो जाएगा -1 इजिकल टू -2। फिर A2 माइनस A3 माइनस A2 क्या हो जाएगा -3 -1 इजिकल टू कितना हो जाएगा -3 + 1 इक्वल टू -2। इसी प्रकार से A4 माइनस A3 क्या हो जाएगा -5 और -3 इजिकल टू -5 + 3 इजिकल टू -2। तो हम क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक an+1 माइनस an के लिए प्रत्येक का मान क्या आ रहा है, समान आ रहा है। अतः दी गई श्रेणी हमारी क्या होगी, AP होगी। और अगर दी गई श्रेणी अगर AP है तो जो इनका समान अंतर था वही हमारा क्या होगा, सार्वांतर होगा। अर्थात D इजिकल टू हमारा कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। नाउ एक्सरसाइज 5.1 प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों। इसका फर्स्ट पार्ट है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। इस प्रकार के प्रश्न में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें श्रेणी बनानी है। हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उससे हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले श्रेणी बनाएंगे और फिर हम उसे देखेंगे कि क्या दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, डिस्कस किया था, उसी प्रकार से हम यहाँ भी उसे हल करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ दिया गया है कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया बराबर 15 रुपये। उसके बाद अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया बराबर 8 रुपये। अब हमें प्रथम किलोमीटर के लिए किराया दे दिया और अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपये दे दिया। तो 2 किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा, प्रथम धन अतिरिक्त 1 किलोमीटर, तो 15 धन 8 बराबर 23 रुपये। इसी प्रकार से अगर 3 किलोमीटर के लिए किराया निकालना है तो कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर के लिए जितना किराया है और प्लस अतिरिक्त 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपये, तो 23 धन 8 बराबर 31 रुपये। इसी प्रकार से अगर 4 किलोमीटर के लिए किराया निकालना है तो 3 किलोमीटर के लिए जितना किराया है और प्लस अतिरिक्त 1 किलोमीटर के लिए किराया, तो 31 धन 8 बराबर 39 रुपये। तो अब हमारे पास श्रेणी किस प्रकार से बनी, 15, 23, 31, 39। जैसी हमारे पास श्रेणी प्राप्त हुई तो इस श्रेणी का हमें प्रथम पद A1 15, A2 23,
A3 31, A4 39 प्राप्त हो गया। अब हमें पता करना है कि श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना है, इनके बीच का अंतर, क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर। तो अर्थात A2 माइनस A1 इक्वल टू 23 माइनस 15 बराबर 8। फिर A3 माइनस A2 इक्वल टू 31 माइनस 23 बराबर 8। फिर A4 माइनस A3 इक्वल टू 39 माइनस 31 बराबर 8। तो प्रत्येक स्थिति में हमारा अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 और इक्वल टू हमारा कितना आ गया 8। अगर समान आ रहा है तो हमारी श्रेणी क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी, और जिसका सार्वंतर हमारा D कितना हो जाएगा 8। अब इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। हमें इसमें क्या गिवन है कि जो पंप है वायु निकालने वाला, वो प्रत्येक बार में क्या करता है, जो बेलन की शेष हवा रहता है उसका 1/4 बाहर निकालता है। तो हमें सबसे पहले ये पता है बेलन में उपस्थित जो हवा की मात्रा होगी वो बेलन के आयतन के बराबर होगी। अतः मतलब सर्वप्रथम बेलन में कितनी हवा होगी, वो होगी V इकाई। अब द्वितीय स्थिति में हमारे पास बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितनी हो जाएगी, कुल माइनस शेष का 1/4। तो क्या हो जाएगा, V माइनस V का 1/4 सोल्व करेंगे इसे तो कितना आ जाएगा हमारा 3V/4। अब हम तृतीय स्थिति में अगर देखते हैं तो तृतीय स्थिति में बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितनी हो जाएगी, शेष हवा कितनी बची थी 3/4। तो 3/4 में से शेष का 1/4 अगर घटा देंगे तो हमारे पास तीसरी स्थिति में बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा आ जाएगी। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 3V/4 माइनस 3V/16। तो इसको डिनोमिनेटर सेम करने पे हमें सोल्व करने पर कितना मिल रहा है, 9V/16। अब हमारे पास श्रेणी प्राप्त हो रही है V, 3/4V, 9/16V एंड सो ऑन। A1 कितना हो गया हमारे पास V, A2 हमारे पास हो गया 3/4V और A3 हमारे पास हो गया 9/16V। अब हमें इसे चेक करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। तो A2 माइनस A1 हमारे पास कितना हो जाएगा 3/4V माइनस B। इसे कैलकुलेट करने पर आ जाएगा हमारा माइनस का V/4 और A3 माइनस A2 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 9/16V और माइनस 3/V इक्वल टू हमारा सोल्व करने पर इसे कैलकुलेट आ जाएगा माइनस का 3V/16। इससे हम देख रहे हैं कि हमारा A2 माइनस A1 माइनस का V/4 आ रहा है, जबकि A3 माइनस A2 हमारा कितना आ रहा है, माइनस का 3V/16 आ रहा है, जो कि इक्वल नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, अतः दी गई श्रेणी हमारी AP नहीं होगी। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।